हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, थर्मोडायनेमिक्स। और नेक्स्ट टॉपिक हम बताएंगे इसी चैप्टर के अंदर, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे थर्मोडायनेमिक्स की। आप नोट करें इसे, हीट का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन डेफिनेट आता ही आता है। मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the conversion of heat into other form of energy and other form of energy into heat। फिजिक्स की वह ब्रांच जिस ब्रांच में हीट एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी और अदर एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट। जिस ब्रांच में हीट को एनर्जी में और एनर्जी को हीट में कन्वर्ट किया जाता है, फिजिक्स की उस ब्रांच को बोला जाता है मेरे बच्चे थर्मोडायनेमिक्स। नोट कर लीजिए आप। तो इस चैप्टर के अंदर केवल और केवल हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। क्या बेटा? हीट कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। ठीक है, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं, हीट इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ध्यान दीजिए, हीट को कन्वर्ट करना है एनर्जी के अदर फॉर्म में। अब एनर्जी किसके फॉर्म में हो सकती है? वर्क है और काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब हीट को कन्वर्ट किया जा सकता है मेरे बच्चे। हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। हीट को एनर्जी में और एनर्जी को हीट में बदला जा सकता है, और हीट को एनर्जी और एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करने के लिए एक कन्वर्जन फैक्टर यूज करते हैं मेरे बच्चे, जिसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जे। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जे को यूज करते हैं हम हीट को एनर्जी में और एनर्जी को हीट में बदलने के लिए। अब किस तरह से हीट को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है जे को यूज करके? क्योंकि जे हम आगे पढ़ेंगे, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जे इज इक्वल टू W/Q। क्लियर है? अगर हीट को वर्क में कन्वर्ट करना है, हीट को वर्क में कन्वर्ट करना है, ध्यान से सुनना मेरी बच्चे बात को। हीट को अगर वर्क में कन्वर्ट करना है, क्या बेटा? ध्यान से सुनो, जे को यूज करते हैं हम, जे इज कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है ना? Q बराबर होगा W/J। अगर वर्क को हम जे से डिवाइड कर दें तो वर्क कन्वर्ट हो जाएगा हीट में। ठीक है ना? और हीट को अगर वर्क में कन्वर्ट करना है तो वर्क W इक्वल टू, हीट को अगर वर्क में कन्वर्ट करना है तो जे से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हीट को जे से मल्टीप्लाई कर दें तो हीट कन्वर्ट हो जाएगी वर्क में। ठीक है ना? और वर्क को जे से डिवाइड कर दें तो वर्क कन्वर्ट हो जाएगा हीट में। अब इसका डिक्टेशन हम इसी चैप्टर के अंदर आगे पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर केवल और केवल हम यही टॉपिक पढ़ेंगे। क्या बेटा? थर्मोडायनेमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। हीट को एनर्जी में और एनर्जी को हीट में बदला जा सकता है। हम यूज करते हैं इसको, इसके लिए हम कन्वर्जन फैक्टर जे, जे को बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। अब जे के बारे में हम बताएंगे बच्चों, पहले आप इसको नोट करिए। आप थर्मोडायनेमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स
in which deal with the conversion of heat energy into other form of energy and other form of energy into heat. क्लियर? मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्क डन बाय द गैस और वर्क डन ऑन द गैस। नोट करिए आप इस पॉइंट को, बड़ा काम का टॉपिक है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्क डन बाय द गैस और ऑन द गैस, इसको डिनोट करते हैं वर्क को W से। जैसे हमने मान लिया ये कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, फिगर बनाओ आप इसे। इसमें एक कोई सिलिंड्रिकल वेसल है, ये वाला, जिसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन, ठीक है ना, और इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ठीक है ना, और इसमें कोई गैस भरी हुई है इस सिलिंड्रिकल वेसल में, ठीक है। इनिशियली इसका प्रेशर P है और वॉल्यूम इसका V1 है, मान जाइए आप, ये बात मैंने नोट की है। सपोज ए गैस इज filled in a cylindrical vessel at pressure P fitted with a movable piston at one end। एक सिरे पर इसके अंदर एक पिस्टन, मूवेबल पिस्टन फिक्स है और इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ठीक है ना मेरे बच्चे, क्लियर है ये बात। देन फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द पिस्टन, तो इस गैस के द्वारा पिस्टन पर लगाया गया फोर्स क्या होगा। एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुने। ये कोई सिलिंड्रिकल वेसल है, मान जाइए आप, और इसके अंदर कोई गैस भरी है, जिस गैस का प्रेशर इनिशियली P है और इनिशियल वॉल्यूम इसका V1 है। मान जाओ हमने इस सिलेंडर को कुछ अमाउंट हीट दी, ठीक है, जिससे गैस एक्सपेंड हुई। गैस एक्सपेंड होगी तो पिस्टन मूवेबल पिस्टन है, तो गैस के द्वारा इस पिस्टन पर एक फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, जिसकी वजह से यह पिस्टन इनिशियल पोजीशन यहां थी, पिस्टन शिफ्ट होकर के यहां से पहुंच गया मान लो यहां पर, ठीक है ना। तो पहले इनिशियल वॉल्यूम कितना था गैस का V1, जैसे ही पिस्टन ऊपर शिफ्ट हुआ, तो इसका मतलब गैस के द्वारा इस पिस्टन पर लगने वाला जो फोर्स होगा किधर है, पिस्टन ऊपर शिफ्ट हुआ ऊपर की ओर, जिससे गैस एक्सपेंड होकर के इनिशियल वॉल्यूम V1 है, पिस्टन यहां से शिफ्ट होकर के यहां पर पहुंच गया। मान लो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट मान लो डेल्टा x है, तो इनिशियल वॉल्यूम तो ये कहलाएगा, फाइनल वॉल्यूम ये, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, चेंज इन वॉल्यूम ये होगा, ठीक है ना। तो इस गैस के द्वारा इस पिस्टन पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, नोट करिए आप इस बात को। देन फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द पिस्टन F इक्वल टू P इंटू A। A यहां पर क्या है मेरे बच्चे, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन, पिस्टन का एरिया क्रॉस सेक्शन है यहां पर A, ठीक है। When a piston is moved outward or inward, अगर गैस एक्सपेंड हो रही है तो पिस्टन ऊपर जाएगा, और अगर गैस कंप्रेस हो रही है तो पिस्टन नीचे जाएगा। तो पिस्टन कितना डिस्टेंस शिफ्ट हुआ, मान लो डेल्टा x। When a piston is moved outward or inward by a small distance delta x, due to which volume of gas changes from V1 to V2, जिसकी वजह से गैस का वॉल्यूम V1 से बदलकर V2 हो गया, तो वर्क क्या होगा मेरे बच्चे, देखो जरा गौर से। देन वर्क डन बाय द गैस और ऑन द गैस, वर्क के लिए रिलेशन होता है W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, W इक्वल टू F डेल्टा x। जरा ध्यान से देखिएगा, F की जगह पर मैं लिख सकता हूं यहां से P इंटू A, और डेल्टा x ये रहा, तो A डेल्टा x एरिया इंटू डेल्टा x, मतलब इस पिस्टन का एरिया और ये डेल्टा x, एरिया तो पिस्टन का लेंगे और डेल्टा x ये रहा, ये किसके बराबर हो गया, चेंज इन वॉल्यूम, इतना चेंज इन वॉल्यूम। तो मैंने
P डेल्टा x की जगह पर लिख दिया है मेरे बच्चे, P A डेल्टा x की जगह पर लिख दूंगा मैं चेंज इन वॉल्यूम dV डेल्टा V। डेल्टा V किसकी जगह पर लिखा है मैंने, चेंज इन वॉल्यूम एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। A डेल्टा x की जगह पर मैंने लिख दिया है चेंज इन वॉल्यूम। तो रिलेशन हो गया वर्क डन बाय द गैस और ऑन द गैस, W इक्वल टू P डेल्टा V, और डेल्टा V को मैं लिख सकता हूं मेरे बच्चे P V2 माइनस V1। यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। क्लियर? कुछ नहीं बोला, सिंपल सी बात बोली है मैंने। कोई सिलिंड्रिकल वेसल है जिसके अंदर कोई गैस भरी है, इनिशियल प्रेशर गैस का P है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है। मान लो ये पिस्टन डेल्टा x डिस्टेंस या तो ऊपर शिफ्ट हुआ या नीचे शिफ्ट हुआ, तो गैस के द्वारा इस पिस्टन पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, F बराबर P इंटू ए, क्योंकि प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो पिस्टन के द्वारा, गैस के द्वारा इस पिस्टन पर लगने वाला फोर्स जो होगा F इक्वल टू P इंटू ए। ए यहां पर एरिया क्रॉस सेक्शन है इस पिस्टन का। When a piston is moved outward or inward, जब पिस्टन या तो ऊपर गया या नीचे गया by a small distance delta x, due to which volume of gas changes from V1 to V2, then work done by the gas or on the gas is given by the relation work equal to होता है F delta x, force into displacement। फोर्स की जगह पर मैंने लिख दिया है P इंटू ए। A डेल्टा x क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, और P प्रेशर है, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय द गैस और ऑन द गैस के लिए फॉर्मूला हो गया W इक्वल टू P डेल्टा V। P डेल्टा V की जगह पर लिख सकता हूं मैं P डेल्टा V की जगह पर फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। यूनिट है वर्क की क्या मेरे बच्चे, जूल। जरा विशेष ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को। फर्स्ट केस, इफ V2 ग्रेटर देन V1, अगर V2 की वैल्यू ज्यादा है किससे, V1 से। इफ V2 ग्रेटर देन V1 देन वर्क इज पॉजिटिव, क्योंकि V2 की वैल्यू अगर ज्यादा है किससे, V1 से, V2 ज्यादा है V1 से, तो वैल्यू पॉजिटिव बचेगी, तो वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। V2 ग्रेटर देन V1 का मतलब क्या है, इफ V2 ग्रेटर देन V2, V2 ग्रेटर देन V1, जरा गौर से देखो, जैसे ये पिस्टन है, सिलिंड्रिकल वेसल है, और इसमें कोई गैस भरी है और इसमें एक पिस्टन लगा है, ठीक है मेरे बच्चे। ये तो वॉल्यूम गैस का V1 है, पिस्टन मान लो ऊपर शिफ्ट हो गया, यहां पर, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट इस पिस्टन का डेल्टा x है, तो चेंज इन वॉल्यूम कौन सा होगा, चेंज इन वॉल्यूम तो ये होगा ना। टोटल वॉल्यूम कितना है, V2, भाई इतना तो वॉल्यूम V1 है और ये इतना वॉल्यूम कितना है, V2। V2 ज्यादा है V1 से, तो डेल्टा V टोटल वॉल्यूम, इस गैस का टोटल वॉल्यूम V2 है, ठीक है ना। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू V2 माइनस V1, और यहां पर V2 ज्यादा है V1 से, तो डेल्टा V कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है, वॉल्यूम अगर गैस का बढ़ेगा, इसका मतलब गैस पिस्टन को धक्का देगी ना। गैस ने पिस्टन को शिफ्ट किया, तो वर्क गैस ने किया या पिस्टन ने किया। अगर V2 ज्यादा है V1 से, तो गैस पिस्टन को ऊपर धकेलेगी, तो वर्क डन बाय द गैस। यही बात मैंने यहां लिखी है, इफ V2 ग्रेटर देन V1 देन वर्क इज पॉजिटिव, दैट इज वर्क डन बाय द गैस। अंडरलाइन कर लेना है। अगर वॉल्यूम गैस का बढ़ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब गैस एक्सपेंड हो रही है, तो गैस के द्वारा पिस्टन को ऊपर शिफ्ट किया जा रहा है, तो वर्क गैस करेगी। अगर वर्क पॉजिटिव है तो वर्क डन बाय द गैस होता है, ठीक है ना। और अगर वर्क नेगेटिव है, दैट इज इफ V2 लेस देन V1, तो वर्क कैसा आएगा, नेगेटिव। V2 लेस देन V1 तो वर्क नेगेटिव आएगा, वर्क नेगेटिव आएगा, इसका मतलब पिस्टन नीचे आ गया, तो वर्क डन ऑन द गैस होगा। जब पिस्टन नीचे आएगा तो पिस्टन को ऐसे दबाना पड़ेगा ना मेरे बच्चे, ये बात क्लियर है ना। V2 लेस देन V1 देन वर्क डन इज नेगेटिव, दैट इज वर्क डन ऑन द गैस। अगर W पॉजिटिव है तो वर्क डन बाय द गैस, गैस के द्वारा वर्क किया जाएगा, और वर्क नेगेटिव है, V2 लेस देन V1 तो वर्क नेगेटिव होगा, वर्क डन ऑन द गैस। ये बात ठीक से समझ लो। और अगर V2 बराबर V1 है,
इफ V2 बराबर V1, वॉल्यूम V2 और V1 बराबर है तो वर्क क्या होगा, 0। सो इन आइसोकोरिक चेंज वर्क डन बाय द गैस और ऑन द गैस इज ऑलवेज 0। इसी बात, इस पॉइंट को मैंने लिख दिया है। हेंस इन आइसोकोरिक चेंज, आइसोकोरिक चेंज कहते हैं जिसमें वॉल्यूम सेम रहता है। हेंस इन आइसोकोरिक चेंज वर्क डन इज 0। क्लियर है? इफ वी ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन P एंड V, अगर हम P और V के बीच ग्राफ खींचे मेरे बच्चे, बहुत सिंपल और इंपॉर्टेंट बात लिखी है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। इफ वी ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन P एंड V, देन द एरिया अंडर PV डायग्राम रिप्रेजेंट वर्क डन। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच अगर हम ग्राफ खींचे तो उस PV डायग्राम के नीचे का जो एरिया होगा, द एरिया अंडर PV डायग्राम, प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम के नीचे का जो एरिया होगा वो रिप्रेजेंट करता है मेरे बच्चे वर्क डन बाय द गैस होगा या फिर ऑन द गैस होगा। यहां पर मैंने ये 4 ग्राफ बनाए हैं बच्चों, बड़े काम के, जरा गौर से देखो आप इन्हें। और इन टॉपिक पर, इस टॉपिक पर क्वेश्चन प्रॉब्लम है तुम्हारी। ये चारों ग्राफ ठीक से, 4 तो ओपन पाथ बनाए हैं मैंने और 2 बनाए हैं मैंने क्लोज्ड पाथ। पहले इन फिगर को बनाइए आप। इस वाले फिगर में देखो जरा गौर से, इस एक्सिस पर लिया है मैंने वॉल्यूम और इस एक्सिस पर लिया है मैंने प्रेशर। ध्यान से देखना मेरी बात को। इनिशियल वॉल्यूम गैस का V1 है और मैंने एरो, देखो ये वाला एरो दिख रहा है ना, इस तरह से लगाया एरो। इसका मतलब इनिशियल वॉल्यूम V1, फाइनल वॉल्यूम V2। तो इस एरो से पता चल रहा है मुझे पहले गैस पॉइंट A पर है, A से कहां तक, B तक गई। प्रेशर A से B तक प्रेशर सेम है, लेकिन V1 पहले कम है, V2 ज्यादा है। V2 इन दिस ग्राफ V2 इज ग्रेटर देन V1। तो PV डायग्राम के नीचे का एरिया, इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया होगा, इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया होगा मेरे बच्चे, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये रिप्रेजेंट करता है वर्क को। अब इन दिस केस V2 ग्रेटर देन V1, इस केस में V2 ज्यादा है V1 से। ये बात कैसे पता चली हमको, इस एरो से, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो वर्क क्या होगा, PV2 माइनस V1। अब क्योंकि V2 ज्यादा है V1 से, तो वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव। क्लियर है? अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क पॉजिटिव, और अगर फाइनल वॉल्यूम कम है इनिशियल से तो वर्क नेगेटिव, जैसे कि इस ग्राफ में देखा है। जरा गौर से देखें फिर से। इस वाले ग्राफ में वाई एक्सिस पर लिया मैंने प्रेशर और एक्स एक्सिस पर लिया मैंने वॉल्यूम। तो जरा गौर से देखो, वॉल्यूम यहां पर इंक्रीज हुआ है, V2 ग्रेटर देन V1 है, V2 ग्रेटर देन V1 है तो वर्क पॉजिटिव होगा। और वर्क जब पॉजिटिव होता है तो वर्क डन बाय द गैस होता है। तो वर्क डन बाय द गैस, तो इस कर्व के नीचे का जो एरिया होगा कितना होगा, ये वाली डिस्टेंस P, अरे ये तो डिस्टेंस P के बराबर है ना, यहाँ P लिखा हुआ है, तो यहां तो P हो गया। और ये डिस्टेंस कितनी है, V2 माइनस V1। तो वर्क होगा इस केस में PV2 माइनस V1, और क्योंकि V2 ज्यादा है V1 से तो वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और वर्क पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, गैस के द्वारा वर्क हो रहा है, क्योंकि गैस पिस्टन को शिफ्ट कर रही है। तो गैस ने वर्क किया, तो वर्क जब पॉजिटिव है तो वर्क डन बाय द गैस होगा। इस ग्राफ में देखो, ये तो प्रेशर और इधर वॉल्यूम। इनिशियली गैस यहां पर A पर है, फाइनली कहां पर आ गई, B पर। तो इनिशियल वॉल्यूम V1, फाइनल वॉल्यूम V2। इन दिस केस V2 लेस देन V1, क्योंकि यहां से यहां तक तो V2 है, यहां से यहां तक V1 है, तो V1 ज्यादा है किससे, V2 से। इन दिस केस V1 ग्रेटर देन V2 और V2 लेस देन V1। तो एरिया अंडर PV डायग्राम, इस कर्व के नीचे का एरिया कितना होगा, P डेल्टा V, PV2 माइनस V1। अब क्योंकि यहां पर V2 कम है V1 से, तो वर्क कैसा आएगा मेरे बच्चे, यहां पर वर्क नेगेटिव आएगा। यहां पर वर्क कैसा आएगा, यहां पर वर्क, क्योंकि V2 कम है V1 से,
यहां पर V2 लेस देन V1 है, तो वर्क कैसा आएगा मेरे बच्चे? यहां पर वर्क नेगेटिव आएगा, और वर्क नेगेटिव है इट मींस वर्क डन नेगेटिव है, तो वर्क डन ऑन द गैस होगा। क्लियर? इस ग्राफ में जरा गौर से देखो, इधर प्रेशर इधर वॉल्यूम, ध्यान से देखना, इनिशियल स्टेट ए फाइनल स्टेट बी, ए से गैस बी तक जा रही है, देखो एरो ये देख रहे हैं आप, ये वाला एरो, तो वॉल्यूम इस केस में वॉल्यूम क्या हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है। वर्क डन कितना होगा पीवी डायग्राम में? इसके नीचे का एरिया, तो यहां पर V2 ग्रेटर देन V1 है, वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव, वर्क डन बाय द गैस होगा, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस। इस केस में देखो यहां पर वॉल्यूम घट रहा है, क्लियर? V1 से V2, इनिशियल स्टेट ए फाइनल स्टेट बी, जब स्टेट ए से स्टेट बी तक गई गैस तो वॉल्यूम उसका डिक्रीज हुआ। वर्क डन कितना होगा? इसके नीचे का एरिया, वर्क कैसा होगा? वॉल्यूम घट रहा है तो वर्क नेगेटिव होगा, और नेगेटिव वर्क का मतलब होता है वर्क डन ऑन द गैस। क्लियर? इसमें देखिएगा जरा गौर से मेरे बच्चे, इस वाले ग्राफ में देखो जरा, इन साइक्लिक प्रोसेस क्लोज्ड पाथ है ये, जैसे पहले गैस गई ए से बी, पाथ बी को फॉलो करते हुए सी तक, ए से कहां तक? सी तक वॉल्यूम बढ़ रहा है, ए से बी, ए से सी तक जा रहे हैं बी के पाथ बी के द्वारा, इस वाले पाथ से वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहां से यहां तक जाने में वॉल्यूम बढ़ रहा है, एरो देखो ये वाला, तो वर्क डन कितना होगा? इस वाली लाइन के नीचे का एरिया, तो ये पूरा एरिया कितना होगा? नीचे का पूरा एरिया, ये वर्क कैसा होगा भाई? ए से सी तक बाया पाथ बी, वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ए से सी तक जाने में वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इस वाली लाइन के नीचे का जो टोटल एरिया है वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहां पर इस लाइन के नीचे का एरिया है कैसा है? वर्क पॉजिटिव है। अब सी से बाया डी, फिर ए पर वापस आ गया, यहां पर सी से लौट करके आए ए पर, इस वाले पाथ के द्वारा। मैं जरा कलर बदल रहा हूं बच्चों, सी से लौट करके आ रहे हैं कहां तक? ए तक, इस वाले पाथ के द्वारा, या इस जरा गौर से देखना, इस वाली लाइन के नीचे का जो एरिया होगा ये वाला, ये वर्क नेगेटिव होगा, टोटल एरिया तो पॉजिटिव है, और ये वाला वर्क कैसा है? नीचे वाले पाथ का एरिया जो लेंगे उसमें वर्क नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव वर्क ज्यादा है, क्योंकि इस लाइन के नीचे का एरिया में वर्क पॉजिटिव है, और इस लाइन के नीचे का जो वर्क होगा, इस लाइन के नीचे का जो एरिया होगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम घट रहा है, इस केस में यहां पर वर्क कैसा है? नेगेटिव है, ठीक है ना? और ए से सी तक टोटल वर्क पॉजिटिव है, ए से सी तक लाइन में यहां तक का वर्क पॉजिटिव है, और यहां से यहां तक का वर्क नेगेटिव है, तो पॉजिटिव ज्यादा है इस केस में। ए से सी तक जाने में वर्क जो पॉजिटिव है वो ज्यादा है, और सी से बाया पाथ डी ए पर वापस आने में वर्क नेगेटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू कम है, पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा है, तो नेट वर्क डन कितना होगा? नेट वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, तो साइक्लिक प्रोसेस में नेट वर्क कितना होगा? इस टोटल एरिया में से, इस वाले टोटल एरिया में से इस वाले एरिया को कम कर दो, इस वाले एरिया को कम कर दो, कितना बचेगा? पॉजिटिव बचेगा। पॉजिटिव कितना होगा? इस पाथ के अंदर का एरिया, जरा गौर से देखो, इस पाथ के अंदर का जो एरिया बचेगा वो पॉजिटिव वर्क आएगा, पॉजिटिव वर्क आएगा इसमें। तो यहां पर वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव। एरिया वर्क, एरिया इक्वल टू होगा वर्क डन बाय द गैस इन होल क्लोज्ड पाथ ए बी सी डी ए बी से होते हुए सी तक, सी से डी तक पास होते हुए कहां पर? ए पर वापस आ गए। तो इस क्लोज्ड पाथ का जो एरिया होगा, क्लॉकवाइज साइकिल है, वर्क पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वर्क बाय द गैस होता है। तो इस क्लोज्ड पाथ का जो एरिया है, आपने लिखा है पाथ ए बी सी डी ए, इस क्लोज पाथ का जो एरिया होगा ये टोटल वर्क होगा मेरे बच्चे। फिर से समझ लो,
ए से सी तक जाते होते हुए बी से ए से बी पर होते हुए सी तक जा रहे हैं तो वर्क पॉजिटिव है। सी से डी होते हुए ए पर वापस आ गए तो वर्क, इतना वर्क नेगेटिव है, ये वाला वर्क। होल वर्क कैसा हुआ? पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव कम है। तो टोटल वर्क क्या होगा? इसके अंदर का एरिया, इसके अंदर का जो एरिया है वो होल वर्क होगा, जो आपने लिख दिया है यहां पर। वर्क कैसा है? पॉजिटिव है। एरिया, टोटल एरिया, इस क्लोज पाथ का जो एरिया होगा वो वर्क डन होगा। वर्क डन बाय द गैस इन होल क्लोज पाथ ए बी सी डी ए बी सी डी ए। इसके अंदर अंदर का जो एरिया है वो कैसा है? पॉजिटिव होगा वर्क। वर्क डन बाय द गैस होगा। क्लॉकवाइज साइकिल में वर्क पॉजिटिव होता है और इसका उल्टा इसमें लिखा है मेरे बच्चे, देखो जरा गौर से, इसमें जरा गौर से देखो। इसमें एरो जो लगे हुए हैं, पहले ए से सी तक जा रहे हैं, डी से पाथ बाया पाथ डी, ए टू सी बाया पाथ डी। तो यहां पर इतना जो वर्क होगा इसके नीचे का, ये वाला वर्क पॉजिटिव होगा। फिर सी से बी पर होते हुए ए पर वापस आ गए तो इस वाली लाइन के नीचे का जो एरिया होगा वो टोटल एरिया पॉजिटिव होगा। इतना तो नेगेटिव है और ये टोटल कैसा है? पॉजिटिव है। तो बचा कितना? इसके अंदर अंदर का जो एरिया बचेगा वो कैसा होगा? नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है पॉजिटिव से। भाई यहां से यहां तक वर्क इसके नीचे का पॉजिटिव है और यहां से यहां तक का पूरा, इस वाली लाइन के नीचे का जो वर्क है पूरा नेगेटिव है। तो नेगेटिव ज्यादा है किससे? इसके नीचे के एरिया से, पॉजिटिव से। तो जो बचा हुआ वर्क है वो कितना होगा? इस क्लोज्ड पाथ के द्वारा कवर्ड एरिया, और यहां पर वर्क कैसा होगा? नेगेटिव होगा। एरिया इक्वल टू होता है वर्क डन ऑन द गैस, क्योंकि यहां पर एरिया कैसा होगा? वर्क नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव वर्क कम है, नेगेटिव वर्क ज्यादा है। तो टोटल वर्क कितना होगा? इसके अंदर के पाथ का एरिया, और इसके अंदर के पाथ का एरिया कैसा बचेगा? नेगेटिव। और नेगेटिव वर्क मींस वर्क डन ऑन द गैस। तो मैंने एक लाइन लिखी है मेरे बच्चे नीचे, इन क्लॉकवाइज साइकिल। ये साइकिल कैसी है? ये जो एरो लग रहे हैं ये क्लॉकवाइज है। इन क्लॉकवाइज साइकिल वर्क डन इज ए पॉजिटिव, बट इन एंटी क्लॉकवाइज साइकिल, इन एंटी क्लॉकवाइज साइकिल वर्क डन इज नेगेटिव। तो इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस में वर्क, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्लोज पाथ में अगर वर्क निकालते हैं तो उस क्लोज पाथ के द्वारा कवर्ड एरिया, और क्लॉकवाइज साइकिल है तो वर्क पॉजिटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है तो मेरे बच्चे वर्क नेगेटिव होगा। क्लियर? ये बात क्लियर है? एक छोटा सा पॉइंट और देखिए मेरे बच्चे, जैसे यहां पर जो ग्राफ दे रखा है ये वाला, जरा गौर से देखें। इधर तो दिया है प्रेशर और इधर दिया है वॉल्यूम। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है तुम्हारी, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है। साइक्लिक प्रोसेस है यहां पर क्लॉकवाइज। आपको ये पाथ जो देख रहे हैं ये एक्चुअल में सर्किल दिख रहा होगा आपको, लेकिन एक्चुअल में जरा गौर से देखो मेरे बच्चे, इस वाली एक्सिस पर हमने लिया है प्रेशर और इस एक्सिस पर लिया है वॉल्यूम। ठीक है? साइक्लिक प्रोसेस कैसी है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज साइकिल में वर्क पॉजिटिव होगा, वर्क डन बाय द गैस होगा। वर्क कैसे निकालेंगे? वर्क इक्वल टू होगा क्या बेटा? वर्क इक्वल टू, यहां पर साइक्लिक प्रोसेस है, आपको पाथ सर्कुलर दिख रहा होगा, जरा गौर से देखो। इसके अंदर का एरिया निकालना है तो इसके अंदर का एरिया क्या होगा? एरिया बराबर होगा इसका इक्वल टू वर्क इक्वल टू पाई बाई 4 P2 माइनस P1 V2 माइनस V1। भाई सर्किल का एरिया क्या होता है मेरे बच्चे? सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इस सर्किल के अंदर का एरिया, इसके अंदर का जो एरिया होगा वो वर्क डन होगा, इसके अंदर का एरिया होगा, और एरिया होता है सर्किल का पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर ना लिख करके यहां पर लिखेंगे R1 इंटू R2, क्योंकि इधर की इस डायरेक्शन में वॉल्यूम है और इधर की तरफ प्रेशर है। तो इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो, क्योंकि इधर प्रेशर लिखा है, प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, और इधर वॉल्यूम लिखा है, इसकी यूनिट मीटर क्यूब होती है। ये बात क्लियर है? तो यहां पर ये नोट कर लें, वर्क इक्वल टू पाई आर स्क्वायर की जगह पर R1 इंटू R2। तो R1 तो मैं कह रहा हूं इधर, तो ये तो हो गया डायामीटर का आधा,
पाई, R1 की जगह पर लिख सकता हूं ये R1, ये R1 का मतलब ये तो डायमीटर हुआ ना एक तरह से, ऐसे ये तो इसका हाफ, ये वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 अपॉन 2 इंटू R2 में इधर बोल रहा हूं, इधर ये डायमीटर का आधा R2 कहलाएगा। तो ये डिस्टेंस कितनी है, यहां पर तो P2 और यहां पर P1, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, P2 माइनस P1 का हाफ, P2 माइनस P1 का हाफ। तो एरिया हो गया मेरे बच्चे इस क्लोज पाथ का पाई अपॉन 2 इंटू 2, पाई अपॉन 4 इंटू P2 माइनस P1 मैंने पहले लिख दिया और V2 माइनस V1 मैंने बाद में लिख दिया। तो ये जो वर्क आएगा, साइक्लिक प्रोसेस है, क्लॉकवाइज साइकिल है, ये वर्क कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव वर्क मींस वर्क डन बाय द गैस। नोट करिए आप इस फॉर्मूले को और इस प्रोसेस को नोट कर लिया राजा बेटा सभी ने, वेरी गुड। चलें आगे, एक छोटा सा क्वेश्चन देखें बच्चों, ये क्वेश्चन आप नोट कर लें, नोट कर लें मेरे बच्चे क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट कर लें आप पहले। ये यहां पर इस ग्राफ में इस एक्सिस पर तो दिया है प्रेशर और इस एक्सिस पर दिया मैंने वॉल्यूम। ध्यान दो मेरी बात पर, कोई गैस इनिशियली पहले ए पर है, ए से बी तक गई इस पाथ के द्वारा, फिर बी से सी पर, फिर सी से वापस आ गई कहां पर, ए पर। साइक्लिक प्रोसेस हो गया। यहां पर मैंने वॉल्यूम लिखा है 5 लीटर, यहां पर लिखा है 10, वॉल्यूम की यूनिट मैंने लीटर ली है, और प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट्स जरूर देख लेना ध्यान से, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट है प्रेशर की। वॉल्यूम को मैंने लीटर में लिखा है, लेकिन वॉल्यूम की ऐसा यूनिट मीटर क्यू होती है मेरे बच्चे, और 1 लीटर नोट कर लो, 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 सीसी और 1000 ml और 1000 सेंटीमीटर क्यू, और सेंटीमीटर क्यू को मीटर क्यू बनाएंगे 10 की पावर -6 इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यू। नोट कर लो इस बात को, इस पॉइंट को नोट कर लो। लीटर को अगर मीटर क्यू में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देना, और 1 सीसी इक्वल टू 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यू इक्वल टू 10 की पावर -6, 10 पावर -6 मीटर क्यू होता है बच्चों। ये नोट कर लेना, ये दोनों लाइनें, ये दोनों पॉइंट नोट कर लेना जरूरी है, क्वेश्चन प्रॉब्लम में जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है ना। इस ग्राफ को नोट करिए, इस ग्राफ को पहले बनाइए आप अपनी कॉपी पर। इस एक्सिस पर मैंने दिया है प्रेशर, और प्रेशर को लिया है हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और इस एक्सिस पर लिया है वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिया है मैंने लीटर में। तो यहां पर वॉल्यूम दिया है 5, यहां दिया है 10, यहां पर प्रेशर दिया है 20 और यहां दिया है 30। यूनिट मैंने यहां लिखी हुई है, ये रही प्रेशर की यूनिट ये है, और वॉल्यूम की यूनिट मैंने लीटर में ली है बच्चों। तो लीटर को पहले मीटर क्यूब बना लेना, और 1 लीटर बराबर होता है 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। और अगर वॉल्यूम सीसी में या मिलीलीटर में, और 1 सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। इस पॉइंट को नोट कर लिया जाए। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, देखो, कैलकुलेट वर्क डन बाय द गैस और ऑन द गैस इन ग्राफ। पहले पाथ ए बी में वर्क पूछ रहा है, फिर पाथ बी से सी तक वर्क पूछ रहा है, फिर वर्क पूछा है सी से ए तक। बनाओ इसे, पहले तो वर्क पूछा है ए से बी तक, ए से जब गैस बी तक पहुंची तब वर्क कितना होगा, फिर वर्क पूछा है बी से सी तक के लिए, फिर वर्क पूछा है सी से ए तक के लिए, और फिर फोर्थ में पूछा है वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, कंप्लीट पूरी साइकिल में वर्क कितना होगा, ए बी सी ए, कंप्लीट पूरी साइकिल में वर्क कितना होगा। बना लिया ये ग्राफ,
जरा गौर से देखिएगा, हमको वर्क ए से बी तक निकालना है। पहले ए से बी तक का मतलब यहां से लेकर के यहां तक वर्क निकालना है। इस लाइन के नीचे का एरिया निकाल लो। ए से बी तक वर्क निकालना है तो ए से बी तक जो लाइन है ना, इसके नीचे का एरिया कितना होगा, इसके अंदर का एरिया लो पूरा। पहली बात तो ए से बी तक जाने में वर्क पॉजिटिव होगा। कैसे पता किया? क्योंकि ए पर वॉल्यूम 5 है और बी पर वॉल्यूम कितना है 10 लीटर में। तो वर्क यहां पर क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ए से बी तक जाने में वर्क पहली बात तो पॉजिटिव होगा। वर्क कितना होगा? इस लाइन के नीचे का टोटल एरिया निकाल लो। तो मेरे ख्याल से ये पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम नहीं, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की दो साइड पैरेलल है, ये रही दो साइड पैरेलल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के पैरेलल है। और ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला शायद जानते हो आप, इन दोनों पैरेलल साइड का सम इनटू बीच की परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस अपॉन 2। या फिर ऐसा करो, इस लाइन के नीचे का पूरा एरिया निकालना है ना, तो एक काम कर लो आप, एक तो निकाल लो इस ट्रायंगल का एरिया अलग से, इस वाले ट्रायंगल का, और एक निकाल लो इस रेक्टेंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया पहले एक तो ए से बी तक टोटल वर्क निकालना है, ए से बी तक केवल, तो इस वाली लाइन के नीचे का टोटल एरिया निकालो। तो या तो ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लो। ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड। तो ये साइड कितनी है 20, ये साइड कितनी है 30। तो 20 प्लस 30 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितनी है, ये तो 10, ये 5, तो इंटू 5 इंटू 10 की पावर -3 लिखना पड़ेगा आपको यहां, क्योंकि ये लीटर में लिखा है, अपॉन 2। तो ये इस लाइन के मतलब कहने का इस वाली लाइन के नीचे का मीन्स इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकल आया है। ये कितना हो गया 50/2, 50/2 25 इंटू 5 125 इंटू 10 की पावर -3, इतना वर्क निकला। इतना जूल कहां से कहां तक? ए से बी तक जाने में। वर्क कैसा है? ये पॉजिटिव है। ये ए से बी तक जाने में वर्क पॉजिटिव आएगा। वर्क पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो यहां पर मैंने यही लिखा है, देखो सॉल्यूशन में, वर्क फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू एरिया बिटवीन लाइन ए बी, इस लाइन के नीचे का एरिया। और एरिया कैसे लिखेंगे हम? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी डी ई, ए बी डी ई, इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लो। और ट्रेपेजियम का एरिया होता है सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन 2। वही मैंने किया है, देखो 20 प्लस 30 इंटू 10 - 5, 10 - 5, तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 पावर -3 इसलिए किया है क्योंकि ये लीटर है और मुझे वॉल्यूम की यूनिट मीटर की चाहिए, अपॉन 2। यही मैंने लिखा था यहां पर। ये क्लियर है? तो वर्क डन कैसा आया? पॉजिटिव। वर्क डन कितना आएगा? 125 इंटू 10 - 3 जूल वर्क डन बाय द गैस होगा ये ए से बी तक। अब फाइंड करना है आपको बी से सी तक। जरा गौर से देखो ग्राफ को, बी टू सी, बी से सी तक, बी से चलो सी पर, पॉइंट बी से सी तक जा रहे हो। पहली बात तो ये कि वॉल्यूम घट रहा है, बी से सी तक वर्क नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव वर्क कितना आएगा? इस लाइन के नीचे का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो। एरिया कितना होगा इसका? इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, पहली बात तो वर्क नेगेटिव है। कितना वर्क होगा? ये वाली साइड इंटू ये वाली साइड। ये वाली साइड कितनी है 20, ये वाली साइड कितनी है? ये वाली साइड ये कितना है 10, ये कितना है 5, 10 - 5 5 इंटू लीटर में लिखा है 10 की पावर -3, तो वर्क आ गया माइनस का 100 इंटू 10 पावर -3 जूल वर्क डन ऑन द गैस। ठीक है ना मेरे बच्चे? ये वर्क क्लियर है? ये बात वर्क डन ऑन द गैस आएगा। ऑन द गैस क्यों? क्योंकि बी से सी तक वॉल्यूम घट रहा है। क्लियर? यही बात मैंने लिखी है, देखो बी से सी तक, बी से सी में मैंने यही बात लिखी है, ये रही। इस ग्राफ को थोड़ा छोटा बना दूं और रिजल्ट ये लिखा हुआ है, देखो ग्राफ ये रहा और रिजल्ट ये रहा।
बी से सी तक चलेंगे अगर आप, तो वर्क डन कैसे निकालोगे देख लो। बी से सी तक अगर जा रही हो आप, यहां पर नेगेटिव वर्क आएगा क्योंकि वॉल्यूम यहां पर घट रहा है, वॉल्यूम यहां डिक्रीज हुआ है मेरे बच्चे। क्लियर? तो वर्क डन फ्रॉम बी टू सी इज इक्वल टू नेगेटिव मैंने क्यों लगा दिया? क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है। एरिया बिलो लाइन बीसी, बीसी लाइन के नीचे का एरिया, और बीसी लाइन के नीचे का एरिया का मतलब ये वाला एरिया। रेक्टेंगल बन गया ना, बी सी डी ई, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी सी ई डी, बी सी ई डी, इसके नीचे का एरिया, और इसका एरिया होता है ये वाली साइड इंटू ये वाली साइड। क्लियर है? माइनस वर्क है, ये वाली साइड कितनी है? ये वाली साइड 20 है, तो 20 माइनस 0 तो 20 हो गई। ये वाली साइड कितनी होगी? 10 माइनस 5 इंटू 10 पर माइनस 3, 10 माइनस 5 इंटू 10 पर माइनस 3, तो वर्क डन आ गया माइनस 100 इंटू 10 पर माइनस 3 जूल, और वर्क नेगेटिव है इसलिए वर्क डन ऑन द गैस लिखा है, ये रहा। क्लियर? अब चलिए सी से ए तक, सी से ए तक, सी टू ए, जरा गौर से देखें अगर आप ध्यान से। सी से ए तक जाने में मेरे ख्याल से सी पर वॉल्यूम कितना है? 5, और ए पर भी वॉल्यूम कितना है? ए पर भी सी से ए तक जाने में चेंज इन वॉल्यूम 0 है, क्योंकि सी पर भी वॉल्यूम 5 है और ए पर भी वॉल्यूम 5 है, तो V2 भी 5, V1 भी 5, चेंज इन वॉल्यूम 0 है, तो वर्क डन फ्रॉम सी टू ए इज इक्वल टू 0 बिकॉज वॉल्यूम इज सेम। इन आइसोकोरिक चेंज वर्क डन इज 0। क्लियर? टोटल वर्क निकालना है साइक्लिक प्रोसेस में। फाइंड आउट द वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी ए, टोटल वर्क निकालना है। क्लॉकवाइज साइकिल है, वर्क पॉजिटिव होगा, तो इस ट्रायंगल के अंदर का एरिया निकालो। वर्क पॉजिटिव होगा, इसके अंदर का एरिया निकालेंगे तो क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, बेस तो कितना हो गया? 5 इंटू 10 पर माइनस 3, हाइट कितनी है ये वाली, यहां तो 30 लिखा है, यहां पर 20 लिखा है, तो ये हाइट कितनी होगी भाई? इस ट्रायंगल का एरिया होगा वर्क डन फ्रॉम ए बी सी ए इज इक्वल टू पॉजिटिव, क्योंकि क्लॉकवाइज साइकिल है, चेक कर लो आराम से। क्लॉकवाइज साइकिल है तो वर्क कितना हुआ? ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया ले लो, हाफ बेस कितना है ये? 10 माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और इंटू ये वाली हाइट 30 माइनस 20, 10, रिजल्ट आ गया प्लस 25 इंटू 10 की पावर माइनस 3 जूल। क्लियर? वर्क डन बाय द गैस होगा। या फिर एक काम कर लो, ए से बी तक जो वर्क निकाला था ये वर्क, और यहां से यहां तक वर्क निकाला था ये वाला वर्क, प्लस यहां तक का वर्क, तीनों को जोड़ दो। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी ये रहा, वर्क डन फ्रॉम बी टू सी वो ये है, वर्क डन फ्रॉम सी टू ए ये है। इस वाले वर्क को इसे और इसे ऐड करो, तीनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट यही आएगा, क्योंकि ये माइनस, ये तो प्लस 125 इंटू 10 पर माइनस 3 है, ये माइनस 100 इंटू 10 पर माइनस 3 है, ये 0 है। इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड करोगे तब भी रिजल्ट आपका कितना आएगा? प्लस 25 इंटू 10 पर माइनस 3 जूल वर्क डन बाय द गैस होगा। नोट कर लिया बच्चों? नोट कर लीजिए, आप इसे नोट कर लिया होगा मेरे बच्चे, ठीक से नोट करिए, सभी बच्चे नोट करो। क्लियर है ये बात? नोट कर लीजिए आप इसे पहले। मैं आगे बात कर रहा हूं राजा बेटा, मैं बात कर रहा हूं इंटरनल एनर्जी, मैं बात कर रहा हूं इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। बहुत सिंपल और इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है बच्चों ये। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस बहुत बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट, जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इस चैप्टर के लिए एक एक पॉइंट, एक एक शब्द ध्यान से सुनना आप। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस,
द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। मैंने कहा ये कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, जरा गौर से देखना। और इसके अंदर कोई यहां पर एक पिस्टन लगा है और इसके अंदर कोई गैस भरी हुई है। इन गैस के जो मॉलिक्यूल हैं, इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और इन मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, मैंने नोट भी कर दिया है, ध्यान दें, नोट करते जाइए मेरे साथ साथ। इंटरनल एनर्जी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं उन सभी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कहा जाता है बच्चों। क्लियर? इफ गैस इज परफेक्ट और आइडियल, अगर इस सिस्टम के अंदर आइडियल गैस है, इफ गैस इज परफेक्ट और आइडियल, अगर इस सिस्टम के अंदर जो गैस भरी है वो कैसी है, परफेक्ट गैस है या आइडियल गैस है। आपको एक पॉइंट बताया गया था, ध्यान हो तो, कि इन केस ऑफ आइडियल गैस और परफेक्ट गैस नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स। अगर इस सिस्टम के अंदर आइडियल गैस है तो गैस के मॉलिक्यूल के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि गैस आइडियल तभी होती है जब गैस का प्रेशर बहुत कम और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो। इन केस ऑफ आइडियल गैस और परफेक्ट गैस नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल। कोई गैस आइडियल तभी होगी जब प्रेशर बहुत कम हो और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, तो उस केस में गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा दूर दूर होंगे, और जब ज्यादा दूर दूर होंगे तो गैस के मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, और जब गैस के मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो गैस के मॉलिक्यूल की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हैं, टेम्परेचर ज्यादा है, तो केवल और केवल गैस के मॉलिक्यूल्स में केवल इंटरनल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है प्रेशर और वॉल्यूम पर, और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। ठीक है ना? तो इसका मतलब यह हो गया कि आइडियल गैस के केस में गैस के मॉलिक्यूल के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होने की वजह से उसके मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। केवल उन मॉलिक्यूल्स में कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। So internal energy of an ideal gas is entirely in the form of kinetic energy of molecules. Kinetic energy is depend upon temperature. So internal energy of an ideal gas is depend upon only temperature, independent of pressure and volume. टेम्परेचर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी। टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, इंटरनल एनर्जी कम होगी। और अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटा देंगे मेरे बच्चे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। टेम्परेचर घटाओगे तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, इंटरनल एनर्जी घटेगी। किसके केस में? आइडियल गैस के केस में। और अगर टेम्परेचर चेंज ना करें तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। एक पॉइंट अंडरलाइन कर लेना, इन केस ऑफ आइसोथर्मल चेंज, आइसोथर्मल का मतलब जिसमें टेम्परेचर चेंज ना हो, इन केस ऑफ isothermal change in internal energy of an ideal gas is zero. Clear? ये बात मैंने यहां लिखी है, देखो। If gas is perfect or ideal, then there is no force of attraction between molecules. अगर इस सिस्टम के अंदर केवल आइडियल गैस है तो आइडियल गैस तभी होती है जब प्रेशर बहुत कम हो और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो। जब प्रेशर कम होगा और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा दूरी पर होंगे, और जब ज्यादा दूरी पर होंगे तो गैस के मॉलिक्यूल के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। इस वजह से गैस के मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसलिए केवल और केवल गैस के मॉलिक्यूल्स में केवल काइनेटिक एनर्जी होगी। सो इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स. Kinetic energy is depend upon temperature, so internal energy of an ideal gas is depend upon only temperature, independent of pressure and volume. यही बात मैंने नोट की है, देख लो जरा। If gas is perfect or ideal, then there is no force of attraction between its molecules.
Hence the potential energy of gas molecule is zero. इसीलिए आइडियल गैस के मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो होती है. दे हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी. आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के अंदर केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी होगी. Hence internal energy of perfect gas or an ideal gas is entirely in the form of kinetic energy of molecules, of its molecules. Clear? So internal energy of gas, of perfect gas or ideal gas is depend upon only temperature of the gas, not on pressure and volume. If gas, इस वाले लॉ को बोलते हैं बेटे जूल्स लॉ. क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ. फिर से समझो इस बात को, इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं. किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कहलाती है. इन केस ऑफ परफेक्ट गैस और आइडियल गैस, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज जीरो. So internal energy of an ideal gas is entirely in the form of kinetic energy. केवल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में नहीं होगी. पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है राजा बेटा प्रेशर और वॉल्यूम पर, और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मेरे बच्चे टेम्परेचर पर. और आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी. तो इसी वजह से आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के अंदर केवल और केवल इंटरनल एनर्जी जो है गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी, और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर. इसीलिए आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, प्रेशर और वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती. इसे जूल्स लॉ बोला जाता है. जूल्स लॉ है. क्लियर है बात? अगर सिस्टम के अंदर, अगर इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर कोई रियल गैस है बच्चों, तो इन केस ऑफ रियल गैस, क्या मेरे बच्चे ये बात तो क्लियर हो गई होगी क्या? फिर से समझ लो इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होता है. इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल ऑफ ए सिस्टम. इन केस ऑफ परफेक्ट गैस और आइडियल गैस, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स, हेंस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज जीरो. They have only kinetic energy, hence internal energy of perfect gas is entirely in the form of kinetic energy of its molecules. So internal energy of perfect gas is depend upon only temperature of gas, not on pressure and volume of gas. ये जूल्स लॉ बोलते हैं मेरे बच्चे. If temperature of perfect gas is increased, अगर परफेक्ट गैस का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी. इफ टेम्परेचर ऑफ परफेक्ट गैस इज इंक्रीज, देन इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीज. सो इंटरनल एनर्जी ऑफ परफेक्ट गैस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर. मोर इज द टेम्परेचर, मोर इज द इंटरनल एनर्जी. लेस इज द टेम्परेचर, लेस इज द इंटरनल एनर्जी, एंड वाइस वर्सा. क्लियर है? इन आइसोथर्मल चेंज, अगर टेम्परेचर को चेंज ना करें, मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन प्रॉब्लम है. इन आइसोथर्मल चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो. इन आइसोथर्मल चेंज, आइसोथर्मल चेंज उसको कहते हैं मेरे बच्चे जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे. तो उस केस में आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज जीरो इन केस ऑफ परफेक्ट गैस. क्लियर? क्लियर है? ये बात मैंने लिख दी है. Hence internal energy of perfect gas does not change in isothermal change. ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है तुम्हारी, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है, नोट कर लीजिएगा आप इसे. क्लियर? बट इन केस ऑफ रियल गैस, अगर गैस आइडियल ना हो करके मेरे बच्चे रियल हो, बट इन केस ऑफ रियल गैस, अगर उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर जो गैस है वो कैसी है? रियल गैस है. रियल गैस का मतलब मैं समझ लो मेरी बात को बच्चों. ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इसमें पिस्टन लगा हुआ है, बहुत अच्छे से समझ लेना. इन केस ऑफ रियल गैस, इसका प्रेशर P, वॉल्यूम V और टेम्परेचर T. जरा ध्यान से सुनिएगा. इंटरनल एनर्जी
is the sum of kinetic energy and potential energy of all molecules of thermodynamic system is called internal energy. अगर इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में कैसी है, रियल गैस है, इन केस ऑफ रियल गैस, रियल गैस के केस में क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब होगा तो गैस के मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी, और पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है प्रेशर और वॉल्यूम पर, और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर. इन केस ऑफ रियल गैस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल इज नॉट जीरो. सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रियल गैस मॉलिक्यूल इज नॉट जीरो. So internal energy of real gas is in the form of kinetic and potential energy of gas. और potential energy डिपेंड करती है मेरे बच्चे प्रेशर और वॉल्यूम पर, और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर. Hence internal energy of real gas is depend upon pressure, volume and temperature. PV and T are called thermodynamic coordinates. PV और T को thermodynamic कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं बच्चों, मैंने लिख दिया है. बट इन केस ऑफ रियल गैस देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स. उनके मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब होगा तो उनके मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी. हेंस देयर पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट जीरो. हेंस इंटरनल एनर्जी ऑफ रियल गैस इन द फॉर्म ऑफ बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स. ठीक है, दैट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ रियल गैस इज डिपेंड अपॉन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. सो PV एंड T आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स. नोट कर लो बच्चों इस बात को, PV और T को हम थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं बच्चों. इनको ये बात क्लियर है, 100% क्लियर है बच्चों, नोट कर लिया, वेरी गुड. जरा गौर से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट लिखा है मेरे बच्चे, जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, जरा ध्यान से देखेंगे अगर आप तो. ये तो प्रेशर और ये वॉल्यूम. किसी गैस को इनिशियल स्टेट I से फाइनल स्टेट F तक ले जा रहे हैं बाया पाथ 1. इस पाथ का नाम डाल दो 1, बाया पाथ 2 सेकंड, और इस वाले पाथ को डाल दो बाया पाथ 3. गैस गोज फ्रॉम इनिशियल स्टेट I टू फाइनल स्टेट F बाया पाथ 1, बाया पाथ 2 और बाया पाथ 3. ठीक है ना. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑलवेज फाइंड आउट फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. मैंने लिखा है यहां पर UI क्या चीज है, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इन इनिशियल स्टेट, UF इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इन फाइनल स्टेट. जब गैस इनिशियल स्टेट I पर है तब उसकी इंटरनल एनर्जी UI है. गैस I से इनिशियल स्टेट I से फाइनल स्टेट F पर पहुंची, इस पाथ को फॉलो करते हुए, तो फाइनल स्टेट पर इंटरनल एनर्जी UF है. तो चेंज जब इंटरनल एनर्जी का, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बोल रहा हूं, जब इंटरनल एनर्जी का चेंज निकाला जाता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U बराबर UF माइनस UI. हमेशा फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करके चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाला जाता है ऑलवेज. डेल्टा U इज सेम फॉर ऑल पाथ बिटवीन I एंड F, बट वर्क डन बाय द गैस इज डिफरेंट इन डिफरेंट पाथ. जैसे I से हम F तक गए इस वाले पाथ से, तो बाया पाथ 1 चलेंगे हम, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इसमें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इस पाथ पर, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी इस पाथ पर. चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वर्क डन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ. तो इस वाले पाथ में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जितनी होगी उतनी ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी इस वाले पाथ पर होगी, उतनी ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी इस पाथ पर होगी. बट वर्क डन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ. इस पाथ के लिए वर्क अलग होगा. क्यों? क्योंकि इस पाथ पर वर्क इसलिए अलग होगा क्योंकि इस लाइन के नीचे का एरिया कुछ अलग है, इस लाइन के नीचे का एरिया कुछ अलग होगा, और इस लाइन के नीचे का एरिया कुछ अलग होगा. दैट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ सेलेक्टेड, बट वर्क डन
इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ। ठीक है ना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर क्लोज पाथ इज 0। ये बात लिखी है मैंने बच्चों। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज सेम फॉर ऑल पाथ बिटवीन आई एंड एफ, बट वर्क डन बाय द गैस और ऑन द गैस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ, बिकॉज delta u does not depend upon path selected and hence internal energy is called unique function। अंडरलाइन करो बच्चों, इसी वजह से इंटरनल एनर्जी को हम यूनिक फंक्शन कहते हैं, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का मान पाथ पर डिपेंड नहीं करता। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, दैट्स व्हाई इंटरनल एनर्जी इज कॉल्ड यूनिक फंक्शन। एक अनोखा ही तो फंक्शन है, क्योंकि इस वाले पाथ पर चेंज इन एनर्जी उतनी है जितनी इस पर है, उतनी ही इस पर है। पाथ पर चेंज इन एनर्जी डिपेंड नहीं करती। क्लियर है ये बात। इन द क्लोज पाथ, इन ए क्लोज पाथ, इन ए क्लोज्ड पाथ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0। ये पॉइंट अंडरलाइन कर लेना। इन ए क्लोज्ड पाथ का मतलब है, जैसे जरा गौर से देखें, जैसे हम स्टेट आई से स्टेट एफ तक गए, हम एफ तक गए हम बाया पाथ 1, और एफ से लौट करके हम स्टेट आई पर वापस आ गए बाया पाथ 2। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन क्लोज्ड पाथ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज क्लोज्ड पाथ इज 0, दैट इज इंटरनल एनर्जी इन क्लोज्ड पाथ इज कांस्टेंट। ध्यान देना, वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज नॉट 0, इज नॉट 0। इसी वजह से इंटरनल एनर्जी को हम यूनिक फंक्शन कहते हैं मेरे बच्चे। क्या बोलते हैं? यूनिक फंक्शन। ये बात नोट कर लेना बच्चों, ये पॉइंट नोट कर लेना। नोट कर लिया? बहुत बढ़िया। चलें बच्चों आगे। एक छोटा सा और इंपॉर्टेंट सा पॉइंट बच्चों देखो, जीरोथ लॉ। कौन सा बेटा? थर्मोडायनेमिक सिस्टम में मैं 3 नियम पढ़ाऊंगा। एक तो जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और तीसरा पढ़ाऊंगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं जीरोथ लॉ की। जीरोथ लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if system A and system B are each in thermal equilibrium, कोई सिस्टम A और एक सिस्टम B, ध्यान से सुनिएगा, ये सिस्टम A मान लो और ये सिस्टम B मान लो। थर्मोडायनेमिक सिस्टम A और B दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। दीज टू सिस्टम्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, thermal equilibrium. System A, according to this law, if system A and system B each in thermal equilibrium with a third system C, A और B किसी थर्ड सिस्टम के थर्मल इक्विलिब्रियम में है मेरे बच्चे। ये सिस्टम C, A और B ये दोनों सिस्टम इस थर्ड सिस्टम के थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो मेरे बच्चे सिस्टम सी सिस्टम ए के भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। यही बात लिखी है मैंने। देन ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। फिर से समझो इस बात को बच्चों। अकॉर्डिंग टू दिस रूल और दिस लॉ, इफ सिस्टम ए एंड बी आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए थर्ड सिस्टम सी, ए और बी दोनों थर्ड सिस्टम सी के थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो सिंपल सी बात ये कहो, ए बी और सी ये तीनों एक दूसरे के किसमें होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यही बात मैंने लिखी है। देन ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। दिस इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ मेरे बच्चे, सिस्टम ए बी के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ए बी और सी ये तीनों एक दूसरे के किस में होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है ना? ए का टेम्परेचर वही है जो सी का है,
बी का टेम्परेचर वही है जो सी का है, तो इसका मतलब ए बी सी एक दूसरे के किस में होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। मैं बात कर रहा हूं राजा बेटा, हीट एक तरह से एनर्जी है। हीट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट? इट इज द एनर्जी दैट is transferred between a system and its environment because of the temperature difference between them. Heat is a path dependent quantity. Heat path dependent quantity है, जबकि इंटरनल एनर्जी पाथ पर डिपेंड नहीं करती। नोट कर लो इस बात को। It is the energy that is transferred between a system and its environment because of the temperature difference between them. ये ऐसी एनर्जी है जो किसी सिस्टम की एनर्जी और एनवायरमेंट की एनर्जी में क्या कर सके, ट्रांसफर सके। सिस्टम से एनवायरमेंट में और एनवायरमेंट से सिस्टम में एनर्जी जो ट्रांसफर होती है वो सिस्टम और एनवायरमेंट के टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी सिस्टम से एनवायरमेंट में और एनवायरमेंट से सिस्टम में ट्रांसफर हो जाए, उस एनर्जी को बोला जाता है मेरे बच्चे, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण सिस्टम की एनर्जी एनवायरमेंट में और एनवायरमेंट की एनर्जी सिस्टम में ट्रांसफर हो जाए, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण उस एनर्जी को बोला जाता है हीट। फिर से समझो क्या मेरे बच्चे, सिस्टम और एनवायरमेंट का अगर टेम्परेचर अलग है तो जो एनर्जी सिस्टम से एनवायरमेंट में और एनवायरमेंट से सिस्टम में ट्रांसफर हो जाती है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण उस एनर्जी को मेरे बच्चे हीट एनर्जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे बच्चे? हीट एनर्जी। एंड हीट एनर्जी इज पाथ डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। हीट एनर्जी इज पाथ डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी मेरे बच्चे। बात इस टॉपिक को बच्चों, इस लेक्चर को एक दो बार सुन लें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसमें बताया है आपको, फिर से समझ लीजिए आप। वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस और ऑन द गैस। अगर सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन बाय द गैस होगा, अगर गैस का वॉल्यूम घट रहा है तो वर्क डन ऑन द गैस होगा। एक तो पॉइंट ये याद करो। दूसरा पॉइंट बताया था मैंने इंटरनल एनर्जी का। किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं उन सभी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम इंटरनल एनर्जी कहलाती है। अगर उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर कोई आइडियल गैस है तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने की वजह से आइडियल गैस के मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। इसलिए आइडियल गैस के मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल की केवल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है प्रेशर और वॉल्यूम पर। अब क्योंकि गैस आइडियल है तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, केवल उसमें काइनेटिक एनर्जी है। तो इसीलिए इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज डिपेंड अपॉन ओनली टेम्परेचर। तो इसी वजह से आइडियल गैस के मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाओगे तो इंटरनल एनर्जी घटेगी। एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज इन isothermal change in internal energy of perfect gas is zero. But in case of real gas के केस में गैस के मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो नहीं होता। जब जीरो नहीं होगा तो गैस के मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो नहीं होगी। इसी वजह से रियल गैस के मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के फॉर्म में होती है। इसी वजह से इंटरनल एनर्जी ऑफ रियल गैस इज डिपेंड अपॉन pressure, volume and temperature. PV and T is called thermodynamics coordinates. Internal energy is independent of path. Path independent होती है internal energy. Same for all path. For closed path, internal change in internal energy is zero. That's why internal energy is called unique function. Clear? ये दो पॉइंट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट डिक्टेट किए हैं बच्चों। इस वीडियो लेक्चर को कम से कम 2 बार देखें और कॉपी पर नोट जरूर कर लें, फिर उसके बाद रिवाइज करें आप। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरे बच्चे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
और दूसरा बताएंगे हम इसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दो नियम ये जो हैं, इन दोनों में से किसी एक लॉ पर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेटिव क्वेश्चन आता है। तब तक के लिए इस वीडियो को रिवाइज करें आप।